प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। पीएसपी के इस डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि हम विश्व, भारत और राजस्थान का करंट अफेयर्स लेकर के प्रतिदिन आपकी प्रतियोगी परीक्षा को और अधिक बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम लोग फिर से उसी क्रम में विश्व, भारत और राजस्थान के करंट अफेयर्स को लेकर के आपके बीच में हाजिर हैं। आज की जो सबसे पहली खबर है वो संबंधित है इंग्लिश चैनल की। और इंग्लिश चैनल को अकेले पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला तैराक कौन बनी है, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। और इसका उत्तर क्या है? जिया राय। ठीक है, तो ये पैरा तैराक है ना। और पैरा तैराक का मतलब होता है जो किसी न किसी प्रकार से डिसेबल्ड हैं, और इस डिसेबल्ड के कारण जो है वो पैरा ओलंपिक्स भी होते हैं, पैरा खेल भी होते हैं। तो ये पैरा तैराक जो है, जिनका नाम क्या है? जिया राय, उन्होंने इंग्लिश चैनल को अकेले पार कर लिया है। तो अकेले इंग्लिश चैनल को पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की, ठीक है, और सबसे तेज महिला पैरा तैराक बनकर एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल किसने की है? जिया राय ने। तो जिया राय इंग्लिश चैनल को अकेले पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला पैरा तैराक बनी है दोस्तों। महज 16 साल की उम्र में ही उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। इससे पहले अगर अपन लोग जिया राय की बात करें तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से भी उनको नवाजा गया है। ये पुरस्कार ऐसे बच्चों को प्रदान किया जाता है जो 18 वर्ष से कम आयु के हैं, भारतीय नागरिक हैं और वो खेलों में उत्कृष्ट उपलब्धि जो है वो अर्जित करते हैं। तो यह उनको 2022 में पुरस्कार मिला है। और अभी इंग्लिश चैनल को अकेले पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला तैराक कौन बनी है दोस्तों? जिया राय बनी है। आज की जो अगली महत्वपूर्ण खबर है वो फिर संबंधित है वेनेजुएला से संबंधित है। ये एक दक्षिण अमेरिकी देश है, ठीक है, और दक्षिण अमेरिकी इस देश के अंदर जो है वो लगातार तीसरे टर्म के लिए राष्ट्रपति के रूप में किसको चुना गया है? निकोलस मादुरो को चुना गया है। किसको चुना गया है दोस्तों? निकोलस मादुरो को चुना गया है। और निकोलस मादुरो जो है वो लगातार तीसरी बार वेनेजुएला के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। 80% मतों की गिनती हो चुकी है, जिसमें से 51% मतों के साथ में वो पुनः तीसरे टर्म के लिए राष्ट्रपति बनने वाले हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से अगर अपन लोग देखें तो निकोलस मादुरो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो लगातार तीसरी बार वेनेजुएला के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। उसके बाद में फिर अपन लोग अगली खबर की तरफ अपना रुख करते हैं। तो नेक्स्ट खबर जो है रक्षा मंत्रालय और एनएसई से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। तो रक्षा मंत्रालय और एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इन्होंने रक्षा क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए, कौन से उद्योगों के लिए? एमएसएमई अर्थात सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए और भारतीय कंपनियों की सहायता से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का उद्देश्य क्या है कि इन उद्यमों में अपने व्यवसाय संचालन को बढ़ाना, नए बाजारों की खोज करना और अपने अनुसंधान और विकास गतिविधियों को निधि देने में मदद करना है दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार रक्षा मंत्रालय और कौन कौन तैयार हुए हैं? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उन्होंने किस क्षेत्र में? रक्षा के क्षेत्र में। किसके साथ में? एक तो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों और उभरती हुई कंपनियों के मध्य में सहायता के उद्देश्य से एक एमओयू पर क्या किया है? हस्ताक्षर किया है। तो ये एक महत्वपूर्ण खबर है। अगली महत्वपूर्ण खबर की तरफ हम लोग रुख करते हैं दोस्तों। और यहाँ पर जो अगली खबर है वो भारतीय मानक ब्यूरो और गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से संबंधित है। तो भारतीय मानक ब्यूरो, ठीक है, जिसको अपन लोग कहते हैं BIS, भारतीय मानक ब्यूरो, और फिर गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय GBPUAT, है ना। तो गोविंद वल्लभ पंत GBPUAT, गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने फसल की पैदावार को बढ़ाने के लिए और समान कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए मानकीकृत कृषि प्रदर्शन फार्म विकसित करने में मदद करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस प्रकार BIS और यानी कि भारतीय मानक ब्यूरो और गोविंद वल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने मानकीकृत कृषि प्रदर्शन फॉर्म विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और इसका उद्देश्य क्या है? एक समान कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना, अर्थात कृषि पद्धतियों में एक रूपता लाने के लिए जो है और किसानों और कृषि क्षेत्र को लाभ पहुंचाने के लिए ये समझौता किया गया है।
अगली महत्वपूर्ण खबर दोस्तों हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर 54वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2024 से संबंधित है। ये कहाँ पर आयोजित किया गया? ईरान के इस्फान में आयोजित किया गया। तो ईरान में आयोजित 54वां अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2024 में भारतीय दल ने शानदार सफलता हासिल की, जिसमें सभी 5 प्रतिभागियों ने पदक जीते। इसीलिए इसने लिखा है कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने पूर्ण पदक प्राप्त किए हैं, जिसमें से 2 स्वर्ण पदक लिए हैं और 3 ने रजत पदक हासिल किए हैं। तो इसमें स्वर्ण पदक विजेता कौन है? रिदम केडिया। कहाँ के हैं ये? छत्तीसगढ़ के और मध्य प्रदेश के वेद लाहौटी हैं। तो स्वर्ण पदक विजेता रिदम केडिया छत्तीसगढ़ के हैं और मध्य प्रदेश के वेद लाहौटी हैं। इन दोनों ने जो स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में फिर अपन लोग बात करते हैं आज की अगली खबर की तरफ। और अगली खबर किससे संबंधित है? न्यूजीलैंड और इंडोनेशिया से संबंधित है। तो न्यूजीलैंड और इंडोनेशिया एक कार्य योजना शुरू की है जो अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक मजबूत बनाएंगे। रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए 2025 से लेकर के और 2029 के मध्य में न्यूजीलैंड और इंडोनेशिया जो है वो अपने द्विपक्षीय संबंधों में रणनीतिक वृद्धि को करने के लिए जो है वो राजी हुए हैं दोस्तों। ये उन दोनों ही देशों के बीच में विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम जो है वो माना जा रहा है। इसके बाद में हम लोग यहाँ बात करते हैं, फिर एक बार वेनेजुएला की बात आ रही है। वेनेजुएला में जैसे कि आपको पता है निकोलस मादुरो तीसरी बार लगातार राष्ट्रपति बने और निकोलस मादुरो जो हैं वो अमेरिका के घोर विरोधी माने जाते हैं। अमेरिका को वो अपना विरोधी मानते हैं और आपको पता है किसी भी देश के चुनाव में अमेरिका हस्तक्षेप करता है किसी न किसी तरीके से। जैसे अभी जो भारत के चुनाव हुए उसमें भी अमेरिका ने हस्तक्षेप किया, लेकिन फिर भी जो है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। यहाँ पर जो है वो निकोलस मादुरो फिर से प्रधानमंत्री बने। तो वाशिंगटन की पहल के कारण निकोलस मादुरो को ऐसा लगता है कि लैटिन अमेरिकी देश जो है वो उनके खिलाफ प्रचार करते हैं। किसके खिलाफ? वेनेजुएला के खिलाफ। तो इसलिए फिर उन्होंने क्या किया है, वेनेजुएला ने अपने कर्मचारियों को, राजनीतिक कर्मचारियों को वापस बुलाने का आदेश दिया है। कहाँ से? 7 लैटिन अमेरिकी देशों से। और वो 7 लैटिन अमेरिकी देश कौन कौन से हैं? एक तो अर्जेंटीना है, एक चिली है, एक कोस्टारिका है, पेरू, पनामा, डोमिनिक गणराज्य और उरुग्वे। ये ऐसे 7 देश हैं जहां से राजनयिक कर्मचारियों को कौन वापस बुलाएगा? वेनेजुएला वापस बुलाएगा दोस्तों, इन 7 लैटिन अमेरिकी देशों से। और क्यों बुलाया जा रहा है? क्योंकि वहां के राष्ट्रपति का ऐसा मानना है कि ये 7 देश जो हैं वो वाशिंगटन के दिशा निर्देश पे अर्थात अमेरिका के दिशा निर्देश पे काम कर रहे हैं, जो अमेरिका उनको कुर्सी से हटाना चाहता है। तो इसलिए वहां से इन्होंने राजनयिक कर्मचारियों को वापस बुलाने के लिए जो है वो आदेश दे दिया है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में अगली जो महत्वपूर्ण खबर है वो पेरिस ओलंपिक से संबंधित है। और इसमें जैसा कि आपको बताया था मनु भाकर ऐसी पहली महिला बनी है जिन्होंने शूटर में 10 मीटर एयर शूटिंग के अंदर जो है वो भारत को पहला पदक, कांस्य पदक दिलाया। और पहली महिला भी है अब तक के इतिहास में भारत की तरफ से जिनको इस प्रकार से कोई भी पदक मिला है। लेकिन उन्होंने उसके अगले ही दिन मनु भाकर और उनके साथ में कौन थे? सरबजोत सिंह। इन्होंने पेरिस ओलंपिक में फिर 10 मीटर एयर पिस्टल में मिक्स्ड इवेंट में, यानी कि मिश्र है ना, अर्थात महिला पुरुष का जो मिक्स्ड इवेंट होता है उसमें कांस्य पदक जीता है। तो इस प्रकार भारत की मनु भाकर और सरबजीत सिंह इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम ने पेरिस ओलंपिक में दक्षिण कोरिया को हरा करके कांस्य पदक जीता है। इस प्रकार से ये जो है वो इस जोड़ी ने एक और कमाल किया और इस प्रकार से मनु भाकर के कितने पदक हो गए? 2 पदक हो गए दोस्तों। फिर हम लोग यहाँ पर अगली खबर की तरफ अपना रुख करेंगे और अगली खबर जो है वो किससे संबंधित है? भारत में सुरक्षित ड्रोन संचालन है ना। तो भारत में ड्रोन का सुरक्षित संचालन हो इसके लिए किस किस ने हाथ मिलाया है? तो एरोस्पेस उद्योग के अग्रणी थेल्स कंपनी। कौन सी कंपनी? थेल्स, जो कि एरोस्पेस उद्योग में अग्रणी है। और उसके बाद में गरुड़ एरोस्पेस। किसने? गरुड़ एरोस्पेस। उन दोनों ने मिल करके और ड्रोन पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए जो है वो एक दूसरे की सहायता करने की घोषणा की है। तो इस प्रकार थेल्स और गरुड़ ने भारत में सुरक्षित ड्रोन संचालन के लिए एक दूसरे के साथ में समझौता करने के दृष्टिकोण से हाथ मिलाया है। ये एक महत्वपूर्ण खबर है दोस्तों। अगली आज की खबर जो महत्वपूर्ण है वो किससे संबंधित है? ये BBRF से संबंधित है। ठीक है, तो BBRF क्या है? तो द ब्रेन एंड बिहेवियर रिसर्च फाउंडेशन है ना। BBRF क्या है? द ब्रेन एंड बिहेवियर रिसर्च फाउंडेशन। इसने 2024 क्लेरमैन और फ्रीडमैन पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की है। तो वो अपने कुछ पुरस्कार देता है। इसमें से 2 प्रकार के पुरस्कार है। कौन कौन से पुरस्कार हैं? एक तो है क्लेरमैन पुरस्कार, ठीक है, और दूसरा कौन सा पुरस्कार है?
फ्रीडमैन पुरस्कार है। तो क्लेयरमैन और फ्रीडमैन पुरस्कारों की घोषणा कर दी है दोस्तों इन्होंने, ठीक है। तो इसके तहत जो है वो अगर अपन लोग देखें तो इन पुरस्कारों की बात करें तो ये पुरस्कार असाधारण नैदानिक अनुसंधान के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से BBRF ने ग्राउंड ब्रेकिंग मानसिक स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए क्लेयरमैन और फ्रीडमैन पुरस्कार विजेताओं की घोषणा कर दी है। अब हम लोग मैप ऑफ द डे में बात करते हैं, तो आज हम लोग बात किसकी करेंगे? कोल्ड डेजर्ट की, यानी एक ऐसा डेजर्ट, एक ऐसा रेगिस्तान जो कैसा है? ठंडा रेगिस्तान है, शीत रेगिस्तान है। और भारत में ठंड सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? हिमालय के क्षेत्र में, उत्तरी भाग में। और उसमें भी अगर अपन लोग देखें तो ये सियाचिन ग्लेशियर का जो उत्तरी भाग है तो वहाँ पर कोल्ड डेजर्ट है। तो कोल्ड डेजर्ट भारत का सबसे आकर्षक बायोस्फीयर रिजर्व में से एक है और ये अपने हिम तेंदुओं के संरक्षण के प्रयासों के लिए जाना जाता है। हिमालय के क्षेत्र में, उत्तरी भाग में, और किसके संरक्षण के लिए जाना जाता है ये? तो ये हिम तेंदुए से संबंधित है। तो जम्मू कश्मीर का जो उत्तरी भाग आ जाता है, ठीक है, उस क्षेत्र की जब अपन लोग बात करते हैं तो वहाँ पर जो ये वाला क्षेत्र है वहाँ कोल्ड डेजर्ट का एरिया है। और इस कोल्ड डेजर्ट के अंदर एक बायोस्फीयर रिजर्व है और ये बायोस्फीयर रिजर्व जो किसके लिए जाना जाता है? हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए जाना जाता है। तो लद्दाख से हिमाचल प्रदेश के किन्नौर तक ये फैला हुआ है। कहाँ तक फैला हुआ है? लद्दाख से लेकर के और फिर हिमाचल प्रदेश के किन्नौर के बीच में ये क्षेत्र फैला हुआ है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर राजस्थान के जनरल नॉलेज की। सबसे पहला प्रश्न हमारा मेहरानगढ़ दुर्ग किससे संबंधित है? मेहरानगढ़ दुर्ग में किसकी मज़ार है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसकी मज़ार वहाँ पर बनी हुई है? भूरे खान की मज़ार जो है मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में बनी हुई है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसके लेखक कौन है? विष्णु शर्मा, जिसमें पंचतंत्र से संबंधित कहानियाँ हैं और वो कहानियाँ कैसी है? नैतिक कहानियाँ हैं जिनसे हमको शिक्षा प्राप्त होती है। आदिवासियों की देवी कौन सी है? ये एक प्रश्न है। कंठेश्वरी माता आदिवासियों की देवी है। गोगा जी का मेला जो है वो कब भरता है? तो भाद्रपद माह की नवमी को गोगा जी का मेला भरता है। कब भरता है? भाद्रपद महीने में। तेजा जी का जन्मस्थल कौन सा है? तो खड़नाल है। कौन सा स्थान है? खड़नाल, ठीक है। 13 ताली नृत्य किस देवता की प्रार्थना में गाया जाता है? तो ये नृत्य जो है वो रामदेव जी की प्रार्थना में 13 ताली नृत्य किया जाता है। जो बड़े बड़े बजीरे होते हैं और वो मंजीरे हाथों में और पैरों में बांध करके और फिर ये नृत्य किया जाता है। गोगा मेडी कहाँ पर स्थित है? तो ये गोगा मेडी हनुमानगढ़ में स्थित है दोस्तों। मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये बाड़मेर में स्थित है। आशापुरी देवी किस वंश की कुल देवी है? तो चौहानों की कुल देवी को क्या कहते हैं अपन? आशापुरा देवी कहते हैं। तेजा जी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर है? पर्वतसर, और पर्वतसर कहाँ पर है? आपके नागौर में है। भूरिया बाबा किसके आराध्य देवता हैं? तो गोडवाड़ के मीणाओं के आराध्य देवता कौन है? भूरिया बाबा है। तो ये आज राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न था। अब हम लोग आज बात करते हैं पर्सन ऑफ द डे की। पर्सन ऑफ डे में आज का हमारा मुख्य पर्सन कौन है? मनु भाकर है, जिनकी चर्चा पिछले 2 दिनों से हम लोग कर रहे हैं। ये कहाँ की रहने वाली है? हरियाणा के झज्जर की रहने वाली है, जिन्होंने ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज बनी है। तो ओलंपिक में शूटिंग में पदक जीतने वाले पुरुष थे पहले, है ना, 5 पुरुष थे, और उसके बाद में पहली महिला पदक विजेता कौन बनी है? मनु भाकर बनी है। इन्होंने ओलंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता और उसके अगले ही दिन फिर उन्होंने जो है वो एक और पदक जीता है 10 मीटर में, जिसमें मिक्स्ड में उन्होंने कांस्य पदक जीता है दोस्तों, ठीक है। इन्होंने जो अपनी पढ़ाई की है वो दिल्ली के श्री राम कॉलेज से करी है और राष्ट्रमंडल खेलों में भी उन्होंने स्वर्ण पदक के साथ जो है वो सनसनी मचाई थी। इस प्रकार से अपन लोग देखें तो अभी पेरिस ओलंपिक में लगातार 2 पदक जीतने वाली मनु भाकर जो है वो आज हमारे लिए पर्सन ऑफ द डे है। उसके बाद फिर हम लोग राजस्थान करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो इंटरनेशनल टाइगर डे के उपलक्ष्य में 6ठे टाइगर फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो टाइगर फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जा रहा है? जवाहर कला केंद्र जयपुर में 6ठा टाइगर फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है। हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड के द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में किसको सम्मानित किया गया है? तो कौन है? डॉक्टर अरविंद सिंह को सम्मानित किया गया है चिकित्सा के क्षेत्र में। कलराज मिश्र के द्वारा संविधान उद्यान का लोकार्पण किया गया है ना, जो पूर्व राज्यपाल थे उनके द्वारा संविधान उद्यान का लोकार्पण कहाँ किया गया? जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जो कहाँ स्थित है? जयपुर में। तो वहाँ पे संविधान उद्यान का लोकार्पण किया गया। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड का प्रबंध निदेशक किसको बनाया गया है? तो राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड
उसका प्रबंध निदेशक किसको बनाया गया है? ब्रजेश दीक्षित को बनाया गया है। और राजस्थान का छठा टाइगर रिजर्व कौन सा होगा? जिसके लिए 11 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया गया है छठे टाइगर रिजर्व को बनाने के लिए। और वो क्षेत्र कौन सा होगा? कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व होगा। और ये 11 सदस्यीय कमेटी है जो फिर राजस्थान सरकार को जो है वो उसके बारे में अनुशंसा करेगी। तो छठा टाइगर रिजर्व कौन सा होगा? कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व होगा। इस प्रकार से ये थे आज के राजस्थान के करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों, भारत, विश्व और राजस्थान का प्रतियोगी परीक्षा से दृष्टि से महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हम प्रतिदिन लेकर के आते हैं। आपको सिर्फ प्रतिदिन अपने दैनिक शेड्यूल में से 15 से 20 मिनट का समय देना है और आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स धीरे धीरे पूर्ण हो रहा है। उम्मीद है आपके लिए कक्षाएं उपयोगी साबित हो रही होंगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सभी का धन्यवाद, आभार, शुक्रिया।